Namaskar, my friend. Today's lecture is about ancient history का very important topic वैदिक एरा या फिर रिंग वैदिक पीरियड जिसको कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर टाइमलाइन दिया गया है 4000 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच में। यहाँ देखते हैं 4000 BCE के पहले नियोलिथिक एज है, फिर यहाँ से 1000 साल के बीच में चालकोलिथिक एज आता है, इसके बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश होता है। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्लियर फेज आता है, मैच्योर फेज आता है और लेटर फेज आता है। फिर लेटर फेज में यहाँ देख सकते हैं 1500 के आसपास में हमारे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्यंस की एंट्री होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्यंस कैसे स्वात वैली में आते हैं। उस समय आर्यंस जब आए ना, तो हमारे भारत का लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, जिसमें सेमेट्री फेज कल्चर यहाँ पे था नॉर्थर्न इंडियन में, वेस्टर्न इंडियन में झूकर कल्चर था और साउदर्न में रंगपुर कल्चर गुजरात के आसपास में था। उस समय आर्यंस ने एंट्री लिए थे स्वात वैली में, जो कि अभी शायद से वो अफगानिस्तान में पड़ता है। फिर देखते हैं कि कैसे आगे ये डेवलप करते हैं। तो फिर आर्यंस को शुरू करते हैं। आर्यंस का जो अर है ना, अर का मतलब होता है भाई। आर्य 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 से ही आर्यंस बने हैं। आर्यंस एक कल्चरल कम्युनिटी है, जो कि लिंग्विस्टिक कम्युनिटी कह सकते हैं इसको। इसकी एक अलग लैंग्वेज है जिसको हम इंडो आर्यन कहते हैं। लेटर ऑन में इसको हम नोबल कहेंगे, आर्यन को नोबल कहा जाता है। ये एक रेस नहीं है, ये एक रेस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन होम ऑफ इंडो आर्यंस, बहुत सारे थ्योरीज दिया गया है अलग लोगों के द्वारा कि आखिर आर्यंस कहाँ से आए, इनके घर क्या था। तो सर विलियम जोन्स, जो कि 1986 में ये थ्योरी देते हैं, जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। विलियम, क्या नाम है उधर बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट है, फोर्ट विलियम के सुप्रीम कोर्ट जज भी हैं ये सुप्रीम कोर्ट के। और फिर ओरिएंटल थॉट के ये आदमी थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट किए थे। स्कॉलर ऑफ एंशिएंट इंडियन थे और यूरोपियन थ्योरी ये दिए हैं सर विलियम जोन्स ने। इनके अनुसार ये जो ब्लैक सी के नॉर्थ एरिया से ये इंडो आर्यंस आए हैं। एविडेंसेस की बात की जाए तो ये संस्कृत के मैत्री और पितरी इक्वल टू लेटिन के मैटर एंड पैटर वर्ड से सिमिलर है। इनार इन हिटाइट, जो कि तुर्की में इनार इन हिटाइट इक्वल टू इंद्र ऑफ वेदास कहा गया है। सूर्यास और मारुतास इक्वल टू वैदिक सूर्य एंड मेरत। आगे हम देखें मैक्स मुलर की क्या थ्योरी है, सेंट्रल एशियन थ्योरी। मैक्स मुलर की बात की जाए तो द स्केर्ड बुक ऑफ द ईस्ट, जिसकी 50 वॉल्यूम है, इसमें चर्चा किए हैं। 1844 में ये उपनिषद को ट्रांसलेट किए हैं, ऋग्वेद को भी ट्रांसलेट किए हैं। कल्चरल कंक्वेस्ट में ये मानते हैं कि कल्चरल कंक्वेस्ट होना अच्छी बात है या फिर हो रहा होगा उस समय। ब्राह्मण समाज से इनका लिंक था। केशव चंद्र सेन इनकी चर्चा किए थे। रामकृष्ण परमहंस से इनकी जानकारी थी। सेंट्रल एशिया थ्योरी दिए हैं ये सेंट्रल एशियन थ्योरी। एविडेंसेस की बात की जाए तो लिंग्विस्टिक एंड एफिनिटी एविडेंसेस देते हैं। अवेस्टा, जो कि ईरानियन टेक्स्ट, और वेदा टेक्स्ट, जो दो सिमिलर हैं। इंटरचेंजेबिली बिटवीन एच एंड एस हटाएंगे तो हाप्ता, हिंदू, साप्ता, सिंधु, अहुरा, असुरा, हौमा, शौमा, दाहा, दशा। बाल गंगाधर तिलक, जो कि नॉर्थ आर्कटिक रीजन वाला थ्योरी देते हैं। वेदास कहता है कि 6 महीना लॉन्ग डेज एंड 6 मंथ लॉन्ग नाइट की चर्चा की गई है। दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज की स्थापना किए थे, ये तिब्बतन थ्योरी देते हैं। रेफरेंसेस इज वेदास एंड आर्यन टेक्सेस की बात करते हैं। एविडेंसेस ऑफ माइग्रेशन में 3 एविडेंसेस की बात करेंगे आगे चलकर। पहला लिंग्विस्टिक एविडेंसेस,
इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस एंड जेनेटिक एविडेंसेस। लिंग्विस्टिक एविडेंसेस की बात की जाए तो ये शुरू होता है प्रोटो इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस से, जो कि 4500 BCE से शुरू होता है। फिर ये इधर दो डायलेक्ट में बच जाता है, ईरानियन और इंडो आर्यंस, जो कि आगे चलकर 2200 ईसा पूर्व के आगे ये वैदिक संस्कृत का रूप ले लेता है। और प्रोटो इंडियन यूरोपियन इधर वेरियस यूरोपियन लैंग्वेजेस जर्मन, पुर्तगीज़, इंग्लिश इत्यादि में बढ़ जाते हैं। आगे हम इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस की बात की जाए तो हिटाइट इंस्क्रिप्शन तुर्की मानता है कि इंडो यूरोपियन 1900 ईस्वी से 1700 सेंचुरी BC से माइग्रेशन किए थे। और माइसेनियन इंस्क्रिप्शन ग्रीस कहता है कि 14th सेंचुरी BCE से यहाँ से माइग्रेट किए हैं। कासिस्टाइट एंड मित्तीज कहते हैं कि मेसोपोटामिया से ये माइग्रेट किए हैं 16th से 14th सेंचुरी के बीच में। नो सच इंस्क्रिप्शन इन इंडिया में कोई ऐसे इंस्क्रिप्शन नहीं मिले हैं। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ माइग्रेशन की बात की जाए तो जो सेंट्रल एशिया के आसपास एक DNA है, जेनेटिक इंडिकेशन M17, इसके नॉर्थ इंडिया में 35% DNA मैच करता है M17 का। और वहीं बात की जाए साउथ में तो 10% मैच करता है, मतलब कुछ माइग्रेशन तो हुआ होगा, कुछ ज़्यादा हुआ होगा। वेयर डिड इंडो आर्यन रिसाइड इन इंडिया, कहाँ बसे? तो सप्त सिंधु अफगानिस्तान को साथ में ले लें तो मेंशन इन ऋग्वेद में कहा गया है कि कुंभा रिवर अफगानिस्तान में, इंडस रिवर सिंधु, और झेलम रिवर वितस्ता, चिनाब रिवर अस्किनी, रावी रिवर पुरुषनी, सतलज रिवर सतुदरी, ब्यास रिवर विपास, और सरस्वती जो कि नर्मदा, जो कि ऋग्वेद में चर्चा किया गया है, घग्गर हकरा का हो सकता है, या फिर हकरावती रिवर अफगानिस्तान, जो कि हेलमंद भी कहते हैं। ये नॉट श्योर है कि सरस्वती भी होता होगा। ये सब सिंधु प्रदेश में आगे बसे। अगला स्लाइड देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलता है एक्सेस ब्रॉन्ज, डर्क्स, स्वॉर्ड, कपर का, एंटीने का, जिससे पता चलता है कि ये लड़ाकू थे, वॉरियर थे। नोट में डिस्क्लेमर ऑन कर दें कि वैदिक लिटरेचर आर नॉट रिटन फॉर हिस्ट्री, इट्स रिलीजियस ग्रंथ था जिसमें श्लोक के बेसिस पर डिफाइन किया गया है कि उस समय क्या कल्चर थे। आर्यंस ये ओरली कंपोज किए थे ऋग्वेद को। ऋग वैदिक एरा, अर्ली वैदिक एरा इसको कहते हैं, 1500 BCE से 1000 BCE के बीच में। फिर आगे चलकर 3 वेदास, फिर ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद इत्यादि बुक्स लिटरेचर लिखा जाता है, जिसको लेटर वैदिक एरा कहते हैं, लेटर वैदिक पीरियड भी कहेंगे। फिर आगे 500 BCE तक चलेगा। फिर आगे चलकर 400 के आसपास ना, जब बुद्धिज्म जैनिज्म आएगा तो राइटिंग स्क्रिप्ट ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखना पढ़ना शुरू होगा। ये सब जो था वो ओरली कंपोज था, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। ट्रेट ऑफ आर्यंस की बात की जाए तो स्टेपीज ग्रासलैंड हो सकता है सेंट्रल एशिया का, वेस्टर्न एशिया का, जो ब्लैक सी के ऊपर वाला एरिया है, वहाँ से ये लोग आते हैं। हालांकि हॉर्स की चर्चा इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे यूराल माउंटेन्स के पास में हॉर्सेस का एविडेंस मिलता है, वहीं से ये हॉर्सेस लेकर भी आते हैं। आर्यंस शुरुआती दौर में ये नोमैडिक पैस्टोरलिज्म में विश्वास करते थे, चरवाहे थे, घुमक्कर चरवाहे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स रखते थे, कैटल, हॉर्स, काउ, जो कि ऋग्वेद में 176 बार चर्चा मिला है, बुल जो कि 170 बार चर्चा मिला है उसका। टेम्परेरी सेटलमेंट में ये लोग रहते हैं, इधर उधर घुमक्कर थे। एग्रीकल्चर सेकेंडरी था, ज़्यादा ये एग्रीकल्चर नहीं करते थे। और हॉर्सेस इन्होंने इंडिया में लाया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाया। कैरियोट स्पोक्ड व्हील था, इधर वो काठ वाला, लकड़ी वाला। फिर एंटीना का, कपर का, स्वॉर्ड एक्सेस भी था, जो कि ये वॉरियर थे और लड़ाई करते थे, पीट ड्वेलिंग करते थे। और ये केव्स, मड, फोर्टिफिकेशन में रहते थे। और लैंग्वेज इनका एक स्पेसिफिक था, इंडो आर्यन
एनिमल सेक्रीफाइसेस बलि पर विश्वास करते थे। सोमपान एक ड्रिंक होता था और नॉन एल्कोहल ये ड्रिंक था, और एक सूरपान जो कि एल्कोहलिक था, ये ड्रिंक ये लोग पीते थे शायद से। ये जो सोमपान एक मेडिसिन टाइप था, अमर, अगर कोई वो वैक्सीन टाइप का वो ड्रिंक है, जो अगर कोई पी लेगा तो मतलब उसका आयु थोड़ा बढ़ जाएगा या फिर अमर हो जाएगा, ऐसे कुछ थ्योरी है। और मेल डोमिनेट सोसाइटी ये था। इधर हम बात करें इंडियन साइड में, तो यहाँ पे चालकोलिथिक था, टिल 1000 के आसपास था। ये रूलर था, ये भी रूलर है लेकिन ये घुमक्कड़ी है, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म है। फिर हम पेस्टोरल नोमैडिक की बात की जाए तो ये गांव पर, रूरल विलेज पर भी निर्भर थे, जो कि सेपरेट रूरल कम्युनिटी होते थे। उनसे कुछ वो खाने पीने का अनाज लेते थे और शायद से अपने केटल बदले में देते थे बार्टर टाइप, जिससे ट्रेड होता था। अगर सामने वाला रूरल एरिया अगर ज़्यादा मनमानी करे तो उनसे वार भी पेस्टोरल नोमैडिक लोग करते थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ वार शुरू हो गया था। फिर अगला स्लाइड में देखते हैं कि और मान के चलिए एक जो एरिया है ना, जैसे कि गांव कोई है तो उसके चारों तरफ घोड़ा को नचवा दो, घुमा दो। राजा उस समय अश्वमेध यज्ञ कराता था, जिस जिस एरिया में वो गोल घूम जाए उसको अश्वमेधा भूमि कहते हैं। उसके बाद उस घोड़े को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। उस समय हम लोग बात की जाए तो लगभग 30 ट्राइब्स आर्यंस की आकर यहाँ बसी थी, जिसमें 2 प्रकार के ट्राइब्स हमें देखने को मिलता है। पहला पंचजन, जिसमें 5 ट्राइब फेमस है, यादु, तरवस्सा, पुरु, अणु एंड द्रह्यु। पाड़ु, जिसके चीफ त्रसदस्यु थे। और दूसरी ओर बात करें तो भरत ट्राइब, जिसके किंग थे देवोदासा। ये हराए थे दासा यहाँ के लोकल ट्राइब थे, संभरा को। और जो किंग देवोदासा के ग्रैंडसन हुए सुदास, इसकी भी चर्चा आगे हमें देखने को मिलेगा। उस समय जो हैबिटेंट्स थे, यहाँ पे रहने वाले लोग थे, इंडिजिनस थे, वो दस्यु थे, इंडिजिनस पीपल, जिसको जो लोग पल्लूज वर्कशिप करते थे। और जो एक है ट्राइब दासा, जो कि अर्लियर या ओल्ड वेव ऑफ आर्यंस यहाँ आए थे। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होता है ये 2 ग्रुप के बीच में। कौन कौन? तो पहला भरत ट्राइब, और दूसरा कन्फेडरेसी ऑफ 10 ट्राइब। ये जो 10 राजन वार, बैटल ऑफ 10 किंग्स की चर्चा जो मिलती है वो ऋग्वेद के बुक नंबर 7 में मिलती है। और ये युद्ध का लोकेशन है पुरुषनी रिवर, जिसको रावी रिवर भी कहते हैं। ये भारत चीफ सुदास, यहाँ पे हम लोग देखें कि कैसे भारत ट्राइब के किंग देवोदासा ने दासा के संभरा को हराया था। उसके बाद जो इनके जो ग्रैंड सन थे वो सुदास, ये ग्रैंड सन ऑफ देवोदासा थे। इनसे वर्सेस होता है कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 ट्राइब्स। 5 आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। इन दोनों में लड़ाई होता है, लेकिन आखिरकार ये भारत चीफ जीत जाते हैं और इस कारण से भारत का नाम भारतवर्ष पड़ता है। सब्सिक्वेंटली भारत प्लस पुरु जो कि 5 आर्यंस में से पुरु बहुत ही फेमस था, ये आगे मिल जाते हैं, जिससे कुरु बन जाता है ग्रुप का नाम, जिससे कुरुक्षेत्र भी इन लोगों का हो जाता है। और कौरव का एविडेंस जो महाभारत में 950 BC में कुछ कुछ देखने को मिलता है शायद से। कुरु और पंचाल भी आगे मिलेंगे, जिसकी चर्चा आगे होगी। फिर अगला स्लाइड में हम देखें तो ट्राइबल फैमिली एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उस समय फैमिली डोमेस्टिक पेस्टोरलिज्म थी। अगर छोटी फैमिली की बात की जाए तो छोटे फैमिली में 2 परिवार, 4, 10 परिवार होते थे। उसके साथ साथ जानवर भी होते थे, कैटल्स कह सकते हैं, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स होते थे। इस परिवार को कुला कहा जाता है। और जो फैमिली कुला के प्रधान होते हैं, हेड होते हैं, उसको कुलापा कहते हैं। बहुत सारे कुलापा मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम
गांव नहीं था, रूरल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये नोमैडिक पेस्टोरलिज्म पे विश्वास रखते थे, घुमक्कड़ थे। इनके हेड ग्रामीणी हेड होते हैं। फिर बहुत सारे ग्राम मिलकर विष बनता है, जिसके हेड विषपति होते थे। और बहुत सारे विष मिलकर ना जन जन बनता था, जो कि एक बड़ा सा ट्राइब हो जाएगा, जो कि मूवेबल होता था। नोमैडिक पैस्टोरलिज्म पे विश्वास करते थे, टेरिटोरियल लॉयलिटी नहीं थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे, वेल्थ उनका एकमात्र कैटल ही होता था, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। इसके जो हेड होते हैं उसको कहते हैं राजन। ये जो भी अपना जन ट्राइब का वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इनका काम है। और दूसरा कि डेवलप भी करेंगे, इन्वेड भी करेंगे दूसरों के वेल्थ पर। एक सेकेंड ब्रेक दीजिएगा। हम लोग अभी देख रहे थे ट्राइब, फैमिली एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम देखते हैं कि राजन बहुत कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएंगे आगे चलकर। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो असेंबली, 3 प्रकार की असेंबली होती थी। विधाता, जिसमें मेल फीमेल मिलते एक साथ काम करते थे। हालांकि जो मेल फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रिंग वैदिक एरा में ज़्यादा नहीं है, ये दोनों मिलकर काम करते थे। ठीक है, वुमेन का कंडीशन अच्छा था यहाँ रिंग वैदिक एरा में, लेकिन जो लेटर वैदिक होगा ना, वहाँ केवल मेल ही डोमिनेट करेंगे, फीमेल डोमिनेट नहीं करेगी। तो यहाँ हर सभा में, समिति में, विधाता में मेल और फीमेल दोनों होंगे। 3 प्रकार के ये असेंबली होते हैं, देख लिए। जो विधाता को डिटेल में देखते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर था। वार अर्निंग को रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों में, परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेज ये कराते थे विधाता। सभा का काम होता था बॉडी ऑफ एल्डर्स, उसका नाम कह सकते हैं एडवाइजरी काउंसिल था। वार कराने के लिए सभापति स्पीकर, और स्पीकर को सभापति कहते हैं और मेंबर को सभ्य कहते हैं। समिति की बात कीजिए तो ये फोक असेंबली था, जो कि इलेक्शन ऑफ राजन कराता था। इसके मेंबर को विसा कहते हैं। और ट्राइबल पॉलिटी विथ मिलिट्री ट्रेड की बात की जाए तो राजन की लेजिटिमेसी नहीं थी, मतलब उनका एक बोलबाला नहीं था। मतलब वो राजन है, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेट कर लेंगे, ठीक है। पीपल के एक्सेप्टेंस, लेजिटिमेसी होती थी, ठीक है। किनशिप बेस्ड सोसाइटी थी। पीपल इनको टैक्स नहीं देते थे, कोई टैक्स का सिस्टम नहीं था, बल्कि वो वॉलेंट्री ऑफरिंग कर सकते हैं, बलि जिसको कहा जाता है, मैंडेटरी ये नहीं था। और राजा इन लोगों को विधाता के सहायता से भाग रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भाग जिसको कहते हैं, जो अर्निंग होगा वार से उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर टैक्सेशन सिस्टम नहीं होगा तो कोई स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं होगी, मस्टर आर्मी होगी, जो कि मस्टर मतलब जब काम पड़े तो सबको इकट्ठा करो और फिर चलो वार करने। फिर देखते हैं कि फंक्शनरी डेट असिस्टेड किंग को कौन कौन से असिस्ट करते हैं, ये लोग देखते हैं। उस समय जो आर्मी था ना, मस्टर्ड आर्मी, यहाँ पे इसके साथ साथ स्पाइस भी थे। स्पाइस, गुप्तचर भी होते थे। गुप्तचर नहीं, स्पाइस, खुफिया। फंक्शनरी डेट असिस्टेड किंग की बात की जाए तो राजन के कुछ असिस्टेंट थे, पुरोहित जो कि पृष्ठ थे। अर्लियर सुदास के पृष्ठ ये थे, सुदास जो भरत ट्राइब थे। 2 पृष्ठ, वो विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र जो कि लिबरल थे और वशिष्ठ जो कि कंजर्वेटिव थे। वशिष्ठ ने ही कंपोज किए हैं गायत्री मंत्र को, और मोस्ट ऑफ मंडल 3 को यही लिखे हैं। और दूसरी बात की जाए, दूसरे हैंड में सेनानी, हेड ऑफ आर्मी। और तीसरी व्रजपति, जो कि टेरिटोरियल कंट्रोल करते थे इनमें, जैसे कि लैंड ऑफ पास्चर हो गया, ग्रासलैंड हो गया, तो यहाँ ग्राम का कौन सा एरिया होगा, उसके बदले ग्राम क्या देगा, ये सब ये व्रजपति कंट्रोल करते थे। फिर अर्ली वैदिक एरा के इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमी में बात की जाए तो ऑक्यूपेशन मेनली पोस्टरल था, मतलब घुमक्कड़ ही थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। हॉर्स, गोट, शीप आर मेंशन्ड इन रिंग वेदा।
डेरिवेशन ऑफ गौ। काउ 176 बार ऋग्वेद में चर्चा की गई है। और गाँव को देखते हैं डेरिवेशंस, मतलब बहुत सारे गौ का योगदान है इसमें। गवष्ठी, गवेष्ठा, गवेशना, गोशु, गाव्या, इनके नाम पे बैटल लड़ा जाता था उस समय। टर्म्स ऑफ वार, गविष्ठी, सर्च फॉर वार, काऊ को खोजने के लिए गविष्ठी नाम का एक युद्ध ही लड़ा जाता था। काऊ वेल्थ का एक चिन्ह था। गिफ्ट मेड टू प्रिस्ट, गोदान कहा जाता था। और जनस्य गोपा, जो कि ट्राइबल चीफ का नाम भी गौ पर ही पड़ा था। फिर देखते हैं कि समय, मॉर्निंग, डस्क, समगवा मतलब मॉर्निंग और गोधुली मतलब डस्क, या सुबह या फिर शाम के डस्क को गोधुली कहेंगे, ये भी गौ पे ही पड़ा है। मेजरिंग डिस्टेंस की बात की जाए तो गव्यूति एंड गोचरमन, ये मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस, ये भी गौ पे ही पड़ा है नाम। बुफैलो को भी गौड़ी और ग्वाला कहा जाता है। डुहित्रे, डॉटर, जो कि वन हु मेल काउ। गोजित, जो कि विनर ऑफ काउ, हीरो होगा, उसको गोजित कहा जाता है। ऑनर ऑफ द केटल, जो कि वेल्दी पर्सन होगा, उसको गोमत कहेंगे। गोपति, जो कि लॉर्ड ऑफ केटल है, जैसे कि इंद्र। और काउ को अघन्य कहा जाता है, जो कभी नहीं मारा जा सकता है, हु नेवर किल्ड, अघन्य। फिर अगले स्लाइड में एग्रीकल्चर की बात की जाए तो आर्यंस, जो कि सुपीरियर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था उनके पास, एक्वेंटेड थे, परिचित थे विद सोइंग, मतलब कि कोई बीज बोने से, हार्वेस्टिंग काटने, थ्रेस्टिंग उसको फिर निकालने में से, डिफरेंट सीजन्स जानते थे, बिग जार्स ऑफ टू स्टोर ग्रेन्स, ये सब जानते थे। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर ये भी देखेंगे सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैप टू सॉ मतलब बोने के लिए, क्रीज टू कल्टिवेट, फाला, लंगला, सीरा का मतलब होता है प्लॉ, मस्ट बी वुड होता होगा। खनित्र, हॉ, जो कुदारी खुरपी होता था। धत्री, श्रेणी, सिक्कल, हंसुई को कहा जाता है। और परशु या कुलिशा, एक्स, जाहिर सी बात है परशु, परशुराम, कुल्हाड़ी, ऐसा कुछ हम थ्योरी बना सकते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र जो कि कल्टिवेटेड फील्ड होता था। क्षेत्रपति, जो कि गार्डियन डाइटी होता था। और यावा, धन्य, कैरियल्स होते हैं। इंद्र, जो कि ब्रजपति, प्रोटेक्टर ऑफ क्रॉप्स कहते हैं। उस समय प्रोफेशन की बात की जाए तो वॉरियर्स थे, प्रिस्ट थे, कैटल रियरर्स थे, चराने वाले, फार्मर्स थे, बार्बर्स थे, हंटर थे, विंटर्स थे, कैरियट मेकर्स थे, और कार्ट मेकिंग भी होता था, और कारपेंटरी भी होता था, मेटल वर्किंग भी होता था। नो मेंशन ऑफ वेज लेबर, मतलब कोई सैलरी वगैरह नहीं था लेबर का। और बार्टर सिस्टम भी शायद होता होगा। टर्म आयाज इक्वल टू कॉपर या ब्रोंज, ब्रोंज या कॉपर को आयाज कहा गया है उस समय। ट्रांजेक्शन एंड ट्रेड की बात की जाए तो बार्टर सिस्टम था, जैसे कि थोड़ा देर पहले हम लोग देखें, कैटल का शायद से बार्टर होता होगा लेन देन में। निक्सा एक एक्सेप्शन है, जो पीस ऑफ गोल्ड या फिर गोल्ड नेकलेस होता था दान के लिए, या फिर मतलब दान के लिए नहीं, मतलब एक्सचेंज करने के लिए बार्टर टाइप में। कॉइन शायद नहीं था, शायद क्या कंफर्म है कि नहीं था। गिफ्ट, बलि दिया जाता था गिफ्ट में। दान, जो कि रिचुअल गिफ्ट होते थे। दक्षिणा, जो कि सैक्रिफाइजल फीस होते हैं। अगला हम इकोनॉमी की बात की जाए ऋग्वेद की तो लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सब बात की जाए तो पेस्टोरल थे लाइफ स्टॉक के बारे में, एग्रीकल्चर के नॉलेज थे। ट्रेड में लैंड ट्रेड तो था हॉर्सेज से। इंटरनेशनल ट्रेड का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। सी ट्रेड का भी कोई एविडेंस नहीं मिलता है। बार्टर सिस्टम, बट नस्का गोल्ड एलिमेंट का कुछ वो एक जगह यहाँ पे एविडेंस कुछ मिला है। इनइक्वालिटी की बात की जाए तो सोसाइटी में या फिर इकोनॉमी में इनइक्वालिटी तो था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राजन थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में राजन का कुछ बड़ा योगदान था, वो कुछ ज़्यादा ही वेल्थ रखेंगे, जो कि माइनर और लिमिटेड इनइक्वालिटी होती है। ट्राइबल में इनइक्वालिटी कम भी होती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। इक्वलिटोरियन सोसाइटी के तरह ही कुछ
इसका कॉन्सेप्ट था। सरप्लस कुछ नहीं था, मतलब स्टोर में ज़्यादा कुछ रखना कोई ज़रूरत नहीं है, और मतलब इनइक्वालिटी कुछ था, ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि राजन अगर मान लो लड़ रहा है, ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो कुछ ज़्यादा ही वेल्थ रखेगा, और आम पब्लिक कुछ कम, जो कि एक समान इक्वलिटेरियन सोसाइटी के अंदर रहेंगे। अब इस सोसाइटी को फिर पूरे अच्छे से देखें तो सोसाइटी में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए यहाँ पे मेंस में 250 नंबर का, 15 नंबर का 250 मार्क्स, 250 वर्ड 15 मार्क्स का 2023 में मेंस क्वेश्चन पूछा है सोसाइटी के बारे में, तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी या फिर स्ट्रेटिफिकेशन। इनइक्वालिटी जो कि अभी पढ़ें कि लिमिटेड माइनर इनइक्वालिटी था राजन और पब्लिक के बीच में, आम इंसान के बीच में, और स्ट्रेटिफिकेशन वर्ण सिस्टम, स्लेवरी इत्यादि, ये सब इनइक्वालिटी थी। वुमेन दूसरा चीज़, और तीसरा चीज़ रिलीजन। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्लोथिंग, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म ऑक्यूपेशन था, एग्रीकल्चर बहुत ही कम होता था, सेकेंडरी था शायद से, कल्चर, डाइट और ड्रिंक, फूड, क्लोथ, सेटलमेंट इत्यादि ये सब देखेंगे। तो शुरू करते हैं सेटलमेंट से। तो सेटलमेंट पूर्व होता था जिसको पिट ड्वेलिंग कहते हैं। यूट्यूब में जैसे देखते हो कि खोद कर कुछ रूम बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, ऐसा कुछ था। सिटी टाइप कुछ नहीं था, क्योंकि ये घुमक्कड़ी लोग थे। डाइट, फूड ड्रिंक की बात की जाए तो मिल्क प्रोडक्ट होता था। मीट ईटिंग लोग थे ये। काउ एज अघन्या था, जिसको कोई नहीं मार सकता है। सोम प्लांट जो प्लांट ऑफ गॉड था, गॉड का प्लांट, इसको जो ये अमृत की तरह था, जो पी ले वो उसका आयु कुछ बढ़ जाए या फिर अमर हो जाए, ऐसा कुछ मान्यता इसकी थ्योरी थी। सूरा जो कि एल्कोहल टाइप था, इसकी भी चर्चा हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। क्लोथ और इंटरटेनमेंट की बात की जाए लेक्चर की, तो क्लोथ में कॉटन, वूल, एनिमल स्किन, ऑर्नामेंट्स, डोनेट, ये सब की चर्चा मिलती है। इंटरटेनमेंट लेक्चर की बात की जाए तो डांसिंग, म्यूज़िक, ड्रामा, म्यूज़िक में वीणा जिसको ल्यूट कहते हैं, वाना जिसको फ्लूट कहते हैं, ड्रम्स इत्यादि थे। कैरियर डांसिंग होती थी। गैम्बलिंग विथ डाइस देखने को मिलता है, जैसे कि चौसा होता था, और रामायण महाभारत में भी देखे हैं कि चौसा खेला जाता था, उस समय गैम्बलिंग होता था। वर्ण सिस्टम जिसको हम इधर स्ट्रेटिफिकेशन किए थे। वर्ण सिस्टम की बात की जाए तो वर्ण का मतलब होता है कलर, और कलर पे बेस वर्ण सिस्टम होते थे। बेसिकली जो आर्यंस आए थे ना, वो उधर पोलर रीजन से आए थे, तो वो एक फेयर थे, इंडो आर्यन। और फिर जो इंडिजीनियस थे, इनहेबिटेंट्स थे, इंडियन थे, वो टेम्परेट रीजन में रहते हैं। हमारी इंडिया तो टेम्परेट रीजन में है, इसलिए वो थोड़ा डार्क टाइप में थे। इसका कलर से रिलेटेड है, जो कि वर्ण कह सकते हैं कि 2 तरह के वर्ण थे, एक आर्यन और एक इंडियन। ठीक है। मेंशन इन ऋग्वेद में अर्लियर 2 ही जाति की चर्चा की गई है, वर्ण की चर्चा की गई है, आर्य वर्ण एंड दास वर्ण। दास वर्ण जिसको स्लेव कहते हैं, मे बी अप्लाई टू दास तस्यु, या फिर इनमी दुश्मन को कह सकते हैं। व्रातो जो कि ओबे गॉड का नहीं करे, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस क्रातु ना करे, मृध्रा मृध्रा वाचा जो कि डिफरेंस स्पीच बोले, अलग भाषा बोले, क्रिस तुपाचा, अक्षिणी तुवाचा, और अनाशा जो कि नोजलेस माउथलेस हो उसको कहते हैं। अर्लियर में हम देखें कि कैसे ये दो फेज में, 2 पार्ट में था हमारा वर्ण सिस्टम, आर्य और दास। आगे चलकर एसिमिलेशन होता है और ये बहुत पार्ट में बट जाता है। पहले ये बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था, वॉरियर लड़ाई लड़ने वाला, स्कॉलर जो ज्ञान देने वाला, कॉमन मैन जो आम आदमी थे, और एसिमिलेट जो शोषण होता था जिसका, शूद्र जो कि सेवा करता था लोगों को। ये 4 उस समय जाति आगे चलकर हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्कॉलर, वॉरियर, कॉमन मैन एंड सर्विसमैन। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पे जाति 4 पार्ट में कब बना। आर्यंस तो आते हैं 1500 ईसा पूर्व के आसपास, तो यहाँ आगे चलकर 2 वर्ण आता है, आर्यन और दास। फिर 1200 के आसपास, 1100 1200 के आसपास में ना 4
चार वो धर्म वर्ण में बढ़ जाता है, जो कि ऑक्यूपेशन बेस्ड था। फिर आगे चलकर 1900 ईसा पूर्व के आसपास में ये चार पार्ट अब बर्थ के बेस हो गया, मतलब जो जन्म लेगा उसी उसी धर्म में वो रह जाएगा। लेकिन पहले वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, जैसे कि कोई लड़ाकू है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो ज्ञानी है उसको वो स्कॉलर कहेगा, ब्राह्मण कहेगा। वो अब बर्थ बेस हो गया। इसका एविडेंस मिलता है कि जो 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया 10वां मंडल ऑफ ऋग्वेद के 10वां मंडल में 19 श्लोक नंबर जिसको हाइमन्स भी कहते हैं, पुरुष सूक्त की बात की गई है। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, जैसे कि बॉडी में, पूरे बॉडी में जो सिर है वो दिमाग चलाने वाला ब्राह्मण हो जाएगा, हाथ लड़ाई लड़ने वाला क्षत्रिय या राजन हो जाएगा, पेट जो कि वैसे टाइप के हैं वैसे हो जाएगा, और पैर सर्विस करने वाला शूद्रा। ये हायरार्की थी नीचे से ऊपर में, जो कि इधर 19 श्लोक में पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। स्लेवरी की बात की जाए तो ये स्लेवरी उस समय दास होते थे, नॉट यूज इन एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये एक सर्वेंट की तरह थे, खासकर महिलाएं जो कि स्लेवरी में बहुत ही गंदी तरह से उस स्लेव किया जाता था। इंसवेंट इन वार में इनको लाया जाता था, या फिर किसी पे ज़्यादा डेप्थ हो जाए तो उसको रख लिया जाता था। खासकर इससे महिला इफेक्ट होती थी ज़्यादातर। डोमेस्टिक स्लेव, नॉट वेव अर्नर्स, ये वेव अर्नर्स नहीं थे। आगे हम कंडीशन या स्टेटस ऑफ वुमेन की बात की जाए तो ये बहुत ही क्रिटिकल तो नहीं था, दो तरह से कह सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। पहला पॉजिटिव वे से शुरुआत होता है स्टांस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। एक सेकंड, ब्रिटिश के समय ये दिया जाता है कि गोल्डन एज फॉर वुमेन था उस समय, क्योंकि वर्शिप्ड होता था गॉडेस की। हाइमन्स श्लोक वेयर कंपोज्ड बाय वुमेन होता था, पार्टिसिपेटेड इन रिचुअल्स विथ हस्बैंड, पार्टिसिपेटेड इन कैरियर रेसेस, सभा एंड सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेशन भी होता था। इस कारण से ये गोल्डन एज कहा गया। लेकिन स्टांस फ्रॉम रिसेंट स्कॉलर में ये जेंडर रिलेशन एंड कंट्रोल ओवर हर का बात किया गया। गॉडेस जो कि नॉट पावरफुल एज गॉड, और हाइमन्स कंपोज्ड बाय वुमेन बाय मेनिक्यूल्स, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। नॉट प्रीस्ट वुमेन, कोई साध्वीन वुमेन नहीं थी, पुजारी की चर्चा नहीं मिलती है। पार्टिसिपेटेड इन रिचुअल विथ हस्बैंड्स ओनली, कोई दूसरे के साथ इनका पार्टिसिपेशन नहीं था। एक अच्छी बात है कि पार्टिसिपेशन इन कैरियर रेस, ये अच्छी बात है। सुबाज, सभाज, सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेशन था। नाइदर गिव्स और रिसीवर ऑफ दान और दक्षिणा ना दे सकती है ना रिसीव कर सकती है। लिटिल कंट्रोल ओवर मटेरियल रिसोर्सेज, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन रिसोर्सेज वेयर कंट्रोल अंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब ये भी दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। अलग अलग हम कुछ डायलेक्ट्स की बात की जाए तो उस समय पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जिसको पैट्रिलिनियल भी कहते हैं, पितृपक्ष, पिता के पक्ष वाले सोसाइटी। बर्थ ऑफ अ सन डिजायर्ड था उस समय, इच्छा थी लोगों की। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इस्टेब्लिश था। ये एक अच्छी बात है कि मोनोगेमी थी, एक पति के एक औरत। पोलिंड्री, इसका मतलब है एक पत्नी की कई सारी पतियाँ, और पोलिकिनी भी थे, एक पति के कई सारी रानी या फिर पत्नी। प्रैक्टिस ऑफ लिवरेज, अच्छी बात है कि विडो रीमैरिज उसके भाई के साथ हो जाता था या फिर दूसरे के साथ विडो रीमैरिज होना, अच्छी बात है ये। उसके बाद नो एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये भी अच्छी पॉजिटिव बात है। मैरिजेबल एज सीम्स लाइक 16 to 17। उसके बाद रेफरेंसेज टू वुमेन चूजिंग हस्बैंड, स्वयंवर बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। ऑन मैरिड वुमेन, इसको सीर घोषा कहते हैं। एक इधर बात आता है
ब्रह्मवादिनी, वोमेन एथिसिस्ट, एस्थेटिक्स, साधु, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लोपामुद्रा, वाइफ ऑफ सेज अगेस्टा, जो कि एक हाइमन को कंपोज की थी इन ऋग वेदा। और मैत्रेयी, और जो कि वाइफ ऑफ याज्ञवल्क्य, जो कि 10 हाइमन्स को कंपोज की थी ये। और घोषा, जो कि 2 हाइमन्स को कंपोज की थी ऑफ 10वां मंडल ऑफ ऋग्वेद, जो कि अनमैरिड थी। फिर आता है सादियो वधु, वोमेन, वाइफ ऑफ सेग, साधु की वोमेन थी, जो कि एक मतलब जो साधु का घर था, इंस्टीट्यूशन था, उसको साफ सफाई देख रेख करने के लिए था। पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर वुमेन बहुत ही कम था, कम या फिर अगर और भी आगे की बात कीजिए तो अच्छा ही था। लास्ट टॉपिक रिलीजन की बात करते हैं। तो रिलीजन एरिस्टोक्रेसी था, जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी। गॉड उस समय 33 कोटि होते थे, 33 कह सकते हैं 33। मुख्यतः 3 प्रकार के गॉड होते हैं, दायु आकाश वाले, पृथ्वी जमीन पर आने वाले, और अंतरिक्षा, 3 प्रकार के गॉड। अदर भी होते हैं, और गंधर्व इत्यादि इत्यादि। मैक्स मूलर कहते हैं कि हेनोथिज्म, कैथेनोथिज्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जो भगवान को मानते हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भगवान है, ज़्यादा भेदभाव नहीं था। मतलब सब भगवान इसमें इम्पोर्टेंट है हेनोथिज्म का माने। अगर मान लो शंकर भगवान का पूजा हो रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट शंकर भगवान है। विष्णु भगवान की आराधना हो रहा है तो विष्णु भगवान बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सब भगवान इम्पोर्टेंट है। नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म, ये रिलीजन है। नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म, इसका मतलब होता है पर्सनिफाइड नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल चीज़ को, अग्नि को, वायु को, पेड़, हवा, ग्रेविटी, इन सब को पूजा करना, मतलब प्रेयर करना, ये नेचुरलिस्टिक पैथोलिज्म कहते हैं। हाइमन्स वैदिक में, ऋग वैदिक में 1028 थे, जिसका प्रेयर्स करते हैं, मंत्र पढ़ा जाता था। प्रेयर्स तो मैजिकल पावर नहीं था। हाइमन्स मंत्र पढ़ने के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता था लोगों पे, ये ज़्यादा होता था प्रेयर्स। रिचुअल्स बहुत ही कम होते थे, एनुअल सेक्रीफाइसेस कम होते थे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट था ये रिचुअल्स। नोट में बात करें तो कोई टेम्पल देखने को नहीं मिलता है, कोई एविडेंसेस नहीं है, कोई एविडेंसेस ऑफ वर्शिप ऑफ इमेज नहीं था। भगवान की बात की जाए तो इंद्र की ऋग्वेद में 250 बार चर्चा की गई है। ये रेन गॉड थे, एग्रीकल्चर, उर्वजित, पुरंदर, डिस्ट्रॉय ऑफ ड्वेलिंग, वॉरियर फॉर कैटल, इत्यादि इत्यादि, इनके बहुत सारे नाम थे, इनके काम थे। अग्नि, जिसकी 200 बार चर्चा की गई है, फायर गॉड के नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएरी बिटवीन द गॉड्स एंड द पीपल, रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस। अगर मान के चलो पीपल कोई सेक्रीफाइसेस, कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, अग्नि में हवन कुंड कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जिससे गॉड खुश होंगे तो कुछ देंगे, ऐसे इंटरमीडिएटरी के बीच की तरह काम करते हैं अग्नि। वरुणा, जो कि पर्सोनिफाइड है वाटर के लिए। मित्र, जो कि हार्मनी, फ्रेंडशिप के लिए फेमस है। इन दोनों ना अपहोल्ड करते हैं रीत, ऑर्डर, दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया कैसे रहेगी, क्या होगा, अब क्या होगा, सूर्य कब निकलेगा, कब, मतलब पूरा रूल रेगुलेशन इनके दोनों के अनुसार ही चलेगा। सोम, जो कि गॉड ऑफ प्लांट्स थे, जो कि ड्रिंक में काम आता था, हम देखें। मेरट, जो कि पर्सनिफाइड द स्ट्रॉम, हवा के लिए। अदिति एंड उषा, जो कि 2 देवी थी, वुमेन डिविनिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, गॉडेस एक अदिति है, जिसके कुछ पुत्र कह सकते हैं, आदित्य कहते हैं इनको। ऋग्वेद में 6 से 8 पुत्र की चर्चा है, जो कि सब मेल ही हैं। और ब्राह्मण्स एक बुक है जिसमें लिटरेचर में 12 पुत्र की चर्चा मिले हैं। विवस्वन, आर्यन, तवास्ता, सवित्र, भाग्य, दत्त, मित्र, वरुणा, अंसा, पुशन, इंद्र, विष्णु। विष्णु का फॉर्म था वामन,
वामन जो कि एक राजा बलि थे, इनकी कहानी है कि मतलब पाँव पाँव जितना बड़ा है इतना बड़ा ज़मीन दे दो तुम। तो ये कुछ अलग अलग कहानी है। इनके जो फादर थे ना, कश्यप एज अ फादर माना जाता है, जो कि महाभारत और पुराण में इसके रेफरेंस मिलते हैं। तो ये हमारा ऋग्वेद का चैप्टर एंड होता है। फिर आगे हम लेटर वैदिक एरा पढ़ेंगे, फिर वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।